अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुज़फ़्फ़र्स ऑनलाइन एकेडमी और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर है 1 और उसका टॉपिक है फोर्स। ठीक है, फोर्स दरअसल क्या है, इसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन क्या है और कितनी टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल फोर्सेस का अगर हम जिक्र करते हैं और कॉन्सेप्ट किसने दिया, आज यही कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो आपके सामने लिखी हुई है कि एन एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखें, ये डेफिनेशन कुछ गलत है और आपकी बुक में यही डेफिनेशन लिखी हुई है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये गलत कैसे है। पहले यहाँ पर हम अल्फाज या वर्ड स्टेट का मतलब समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था, देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली हमारे पास होती है रेस्ट और दूसरी होती है मोशन। या तो एक ऑब्जेक्ट इस पूरी यूनिवर्स के अंदर रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। फोर्स क्या करती है? फोर्स ये करती है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करती है, रेस्ट वाले को मोशन में ले आती है और मोशन वाले को रेस्ट में ले आती है। यही फोर्स का काम है। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे काम है। ये डेफिनेशन गलत कैसे है, आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार के सामने आप खड़े हुए हैं इस तरह से। आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। ये जो दीवार होगी फोर्स लगाने से पहले रेस्ट में होगी, तो फोर्स लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको मोशन में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि किसी दीवार पर आप फोर्स लगाएं और वो रेस्ट से मोशन में आ जाए? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन गलत हो गई है, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओ, एक ऐसी एजेंसी है जिस पर लगती है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो दीवार की तो स्टेट चेंज नहीं हुई फोर्स लगने से। तो इस डेफिनेशन को अगर हम कुछ अल्फाज तब्दील करके लिखें, एक वर्ड की चेंजिंग कर दें, वो चेंजिंग इसके अंदर क्या हो कि आपके पास डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो कि एन एजेंसी विच चेंजेस, और जो चेंज करती है और टेंड्स टू चेंज, और चेंज करने की कोशिश करती है, नॉन एज फोर्स। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एजेंसी जो कि चेंज करती है, विच चेंजेस, पहली इसमें जो समझ लें कि ऑब्जर्वेशन है, विच चेंजेस और या टेंड्स टू चेंज, ये चेंज करने की कोशिश करे, इस तरह की एजेंसी को फोर्स कहा जाता है। तो दिस इज राइट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब इस एग्जांपल पर आप आ जाएं कि आपने एक दीवार पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से उस दीवार की स्टेट चेंज नहीं हुई, लेकिन जब आपने फोर्स लगाई थी तो फोर्स लगाने से वो फोर्स उस दीवार की स्टेट को चेंज करने की कोशिश जरूर कर रही थी। कर नहीं पाई थी वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रही थी। सो दिस इज नोन एज फोर्स। फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमें आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। फोर्स की कुछ टाइप्स होती है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है, मजीद हम इसको फॉर्मूला में आगे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में जो m है वो मैस है इस दीवार का या उस ऑब्जेक्ट का जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, और a इसके अंदर क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है m, उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक और डेफिनेशन फोर्स की बना सकते हैं। वो ये कह सकते हैं, क्योंकि m क्या, स्केलर, a वेक्टर है,
एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, मैंने आपको बताया था मास स्केलर क्वांटिटी है। ये प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration is known as force। मतलब mass किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है फोर्स लगाने की वजह से, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगी। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सॉरी, स्केलर मुंह से निकल रहा था, तो इसलिए हम इसके ऊपर एफ मतलब एरो लगाते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन होती है। जैसे अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो लाजमी सी बात है इस ऑब्जेक्ट को भी इसी डायरेक्शन में मूव करना है, एफ, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स हो तो इसी डायरेक्शन मूव करेगी। आइए अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो एम ए। मैस का जो आपके पास यूनिट होता है, मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर पढ़ा था, लैंड मास टाइम। मैस का होता है किलोग्राम, और प्रीवियस चैप्टर में हम एक्सीलरेशन का पढ़ कर आए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। सो आपके पास जो फोर्स का एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है। अगर हम सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो डाइन है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं कन्वर्जेंस। और 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 10⁵ डाइन की होता है, एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास एफपीएस सिस्टम होता है। सो एफपीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट है एफपीएस सिस्टम में यूनिट होता है पाउंड्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पाउंड्स, और पाउंड्स को इन द प्रीवियस टाइम इन द ओल्ड एरा बोला जाता था लिब्रास। क्या बोला जाता था? सो किसी जमाने में आपके पास लिब्रास भी यूनिट होता है, और उसका जो सैम्बल हमारे पास होता है वो आई इंटू स्मॉल बी, ये सैम्बल होता है। तो ये सब कुछ आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। मजीद हम आगे चलते हैं इसकी डायमेंशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डायमेंशन की तरफ चलते हैं, और इसकी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है वो स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे। हम फिर से इसको एक दफ़ा लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट ये है कि भाई आप इसका फॉर्मूला लिख दें, फिजिकल टू m इंटू ए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका? सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप इसमें यूनिट लिखें। यूनिट क्या होता है सर? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट था। थर्ड स्टेप क्या है इसका? थर्ड स्टेप ये है कि आप इसके सैम्बल्स लिखें। सैम्बल्स किस तरह से लिखें? किलोग्राम का m, मीटर का मतलब लेंथ, और सेकंड का टाइम का स्क्वायर। इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा m l t पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। हम मजीद आगे चलते हैं कि टाइप्स, और वैसे तो आपको नहीं बढ़ाई गई, मतलब आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि एमसीक्यूज में आ सकती हैं ये चीजें। टाइप्स ऑफ फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस, क्योंकि फोर्स का टॉपिक है तो फोर्स का जिक्र होना चाहिए। इधर लिख लें सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस कितनी होती हैं? 4। पहली कौन सी होती है हमारे पास? ग्रेविटेशनल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स करती क्या है? डियर स्टूडेंट्स, दिस फोर्स attracts two objects
विथ ईच अदर। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, लगाता है तो वो उसको अपनी तरफ खींचे। और ये एक ऐसी फोर्स है, समझ जैसे कि जमीन, हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है, क्योंकि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो यही कॉन्सेप्ट इसका है। ये किसने दिया था हमें? न्यूटन ने दिया था। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स का कौन सा लॉ है? आपका एमसीक्यूज ये कुछ इस तरह चल सकता है कि फिजिक्स में वो कौन सा लॉ है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है। तो आप उनको बता सकते हैं, दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल। आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। ग्रेविटेशन ये एक ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? दिस फोर्स acts between two electrical charges। मतलब फर्ज करें कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से, और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान, अच्छा, ये जो चार्ज होता है इसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है, ये जो चार्ज होता है इसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अगर, अच्छा, इसकी दो टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स किस तरह और कहाँ पाई जाती हैं? अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी अट्रैक्टिव, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो रिपल्सिव होती है। कौन सी होती है? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप इसमें होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फर्स्ट करें ये एक ऐसी फोर्स है, द फोर्स which binds nucleus, मतलब एक ऐसी फोर्स जो कि एटम की न्यूक्लियस को जोड़कर रखती है। इस तरह की फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। जैसे किस तरह से जोड़कर रखती है, आइए इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपके पास एक एटम है, प्लस चार्ज, प्लस 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 प्लस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये एक शेल है उसके। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट शेल्स होंगे। हमने कहा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्सिव फोर्स होती है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे लाइक चार्जेस होते हैं जिनमें रिपल्सिव फोर्स होती है। ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अपने से दूर धकेलते हैं, दूर लेकर जाते हैं। अब जब दूर लेके जाते हैं, लाजमी सी बात है न्यूक्लियस का साइज आगे पीछे होना चाहिए, तो इनको एक जगह पर रखने के लिए एक फोर्स होती है जो कि इन प्रोटॉन के दरमियान में होती है, जो कि इन प्रोटॉन्स को आपस में जोड़कर रखती है। इस तरह की फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आपके पास जो फोर्थ टाइप है फंडामेंटल फोर्स की, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? फोर्स which breaks nucleus into
another न्यूक्लियस। एक ऐसी फोर्स जो कि न्यूक्लियस को तोड़ती है दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने के लिए। आइए इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा जो सन है, क्या आपके जहन में सवाल आया है कि इसके अंदर जो हीट और लाइट निकलती है वो किस तरह से निकलती है? तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि सन में एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है और उस न्यूक्लियर प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में ये होता है कि आपकी 657 मिलियंस टन्स जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? 653 मिलियंस टन्स हीलियम में। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, मतलब इसका ये होता है कि हाइड्रोजन ब्रेक होता है, हाइड्रोजन को न्यूक्लियस से वो टूटता है तभी तो हीलियम में कन्वर्ट होता है। किसकी वजह से टूटता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। सो दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ आवर नेचर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।